दोस्तों आदित्य L1 का ब्रोशर आ गया है। उसके अंदर जो डिटेल्स हैं अब उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ब्रोशर को देखते हैं और कोशिश करूँगा मैं कि मैं वो डिटेल्स सभी बच्चों को समझा सकूँ। तो देखो सबसे पहले हमारे पास PSLV का ये जो डायग्राम दिख रहा है ये बना हुआ है। यहाँ पर हमें ये जो दिख रहे हैं ये सॉलिड बूस्टर्स हैं। PSLV एक्सेल में ऐसे 6 सॉलिड बूस्टर्स होते हैं। यहाँ पर हमें ये जो छोटे छोटे रॉकेट के जैसे दिख रहे हैं ये थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के लिए हैं, यानी ये डायरेक्शन को कंट्रोल के लिए हैं, मोशन को कंट्रोल करने के लिए हैं। तो इसके अंदर अलग से इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ होता है। ये बूस्टर्स नहीं है, ये कंट्रोल के लिए है, मतलब ये पूरा जो ट्रेजेक्ट्री जाएगी ना उसको कंट्रोल करने के लिए है। और भी देखिए अगर अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे कुछ छोटे छोटे दिख रहे हैं, है ना, देखो छोटे छोटे कुछ यहाँ पे उभार दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ये जो पार्ट है तो जब पहली स्टेज खत्म हो जाएगी और जब दूसरी स्टेज से सेपरेट होगी तो सेपरेशन को आसान करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये जो है ये रॉकेट्स हैं जो फायर करेंगे, जिससे कि सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में तुरंत सेपरेशन हो जाए। ऐसा हमें ऊपर की स्टेजेस में भी दिखेगा, यहाँ पर भी हमारे पास रहते हैं, है ना। तो ये जो सेपरेशन होता है यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी दिख रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्लेयर इनने डाला, लेकिन यू कैन सी यहाँ पे थोड़े थोड़े प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे क्या रहता है ना, ये स्टेज सेपरेशन में ये फायर होते हैं, ठीक है। तो जब कल लॉन्च होगा तो अपन इन छोटी छोटी बारीकियों को भी देखेंगे। ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पर पेलोड फेयरिंग है, जिसके अंदर हमारा आदित्य जो है, ये आदित्य जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसको रखा हुआ है, जिसके अंदर ये जो लंबा सा एक बूम हमें दिख रहा है जिसके ऊपर मैग्नेटोमीटर्स लगे हुए हैं। ये फोल्डेड पोजीशन में स्टोर्ड पोजीशन कहते हैं जिसको। और दोनों जो स्पेस क्राफ्ट के ये जो दोनों सोलर पैनल हैं ये भी फोल्डेड पोजीशन में, जिसको हम स्टोर्ड पोजीशन कहते हैं। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो PSLV C57 है तो ये 25वीं फ्लाइट है PSLV एक्स्ट्रा लार्ज कॉन्फ़िगरेशन की, और टोटल 59th फ्लाइट है। और PSLV जो है ये बहुत सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है। इसने अभी तक बहुत ज़्यादा, मतलब इसको वर्क हॉर्स कहा जाता है कि इसके लॉन्चेस जो हैं वो हम कंट्रोल कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि PSLV को हम इतना अच्छे से समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को कि इसरो ने इसको तो प्राइवेट पार्टनर्स को दे दिया है कि भाई अब आप बनाकर हमें PSLV दीजिए और अब हम धड़ल्ले से लॉन्च करेंगे, जिससे कि हमारी लॉन्च कैपेबिलिटीज और हमारे नंबर ऑफ लॉन्चेस जो है पर मंथ वो बढ़ते चले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक LAM है। LAM होती है लिक्विड अपोजी मोटर। तो जैसे अपन जानते हैं जब स्पेस क्राफ्ट घूमता है धरती के चारों तरफ तो क्लोजेस्ट पॉइंट को पेरिजी कहते हैं, फारदेस्ट पॉइंट को अपोजी कहते हैं। तो लिक्विड अपोजी मोटर का क्या रोल है, तो अगर हम बात करें डायरेक्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन की, तो जब मार्जियन ऑर्बिट में हमें इंसर्शन करना था तब हमने लिक्विड अपोजी मोटर को फायर किया था काफी लंबी ड्यूरेशन के लिए, जिससे कि उसकी स्पीड कम हो जाए और मार्स की ग्रेविटी उसको पकड़ ले। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर हम पहले तो ऑर्बिट बढ़ाएंगे, लेकिन ऑर्बिट बढ़ाने के लिए हम कौन सी मोटर को यूज करेंगे, क्या लिक्विड अपोजी को यूज करेंगे? नहीं, लिक्विड अपोजी मोटर को तो अपोजी पे फायर किया जाता है। तो यहां पर हमें और भी थ्रस्टर्स चाहिए, तो अब वो भी डिटेल देखेंगे। लेकिन उसके अलावा देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो देखो भाई ये जो लॉन्च व्हीकल है ये 3,21,000 किलो का है, ये इसकी हाइट दी हुई है। 6 मेरे पास स्ट्रैप ऑन सॉलिड बूस्टर्स हैं, और मेरा जो फर्स्ट स्टेज है वो भी सॉलिड स्टेज है 139 टन की। फिर मेरे पास लिक्विड स्टेज है, फिर मेरे पास फिर से सॉलिड स्टेज है, और फिर मेरे पास फोर्थ स्टेज फिर से लिक्विड है। जो हम स्पेस क्राफ्ट को जिस ऑर्बिट में छोड़ेंगे वो जो ऑर्बिट है वो हाईली इलिप्टिकल होगी। 235 किलोमीटर उसका क्लोजेस्ट पॉइंट होगा और 19,500 किलोमीटर यानी हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, और ये 19.2 डिग्री की इंक्लिनेशन पे होगी इक्वेटोरियल प्लेन में, ठीक है। बाकी जनरल चीजें हैं। मास दिया हुआ है हमारे को 1480.7 kg, ठीक है। ये डिफरेंट जो स्टेजेस है उनके मासेस दिए हुए हैं 139। तो यहाँ पर 6 बूस्टर हैं, हर बूस्टर जो होगा वो 12 टन का होगा, और ऐसे फिर सेकंड स्टेज में 41 टन, फिर 7.65 टन एंड 2.5 टन की स्टेज 4 होगी। ये जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ देखते हैं, देखो तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मेरे को खूब सारे छोटे छोटे थ्रस्टर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर एक मेन बड़ा थ्रस्टर है, वो तो हमारी हो गई लिक्विड अपोजी मोटर। यहाँ पे जो छोटे छोटे थ्रस्टर्स हैं यहाँ पे 22 न्यूटन के भी थ्रस्टर हैं और उससे कम कैपेसिटी के भी थ्रस्टर्स हैं। जो 22 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं उनका रोल आएगा जब हम इस ऑर्बिट को बढ़ाएंगे। तो उन 22 न्यूटन के थ्रस्टर्स को फायर करके थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनको फायर करेंगे, और उनको फायर कर हम ये ऑर्बिट बढ़ाएंगे। जो उससे कम पावर के थ्रस्टर्स हैं उनको हम यूज करेंगे रिएक्शन कंट्रोल और एटीट्यूड कंट्रोल करने के लिए, यानी जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसके ओरिएंटेशन को, उसकी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कि कहीं वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं घूम गया, वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रहे, पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री पे जाए तो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए। और फिर जब हम इस रास्ते चल पड़ेंगे तो यहां पर हम
लिक्विड अपोजी मोटर को फायर करेंगे, उससे पहले कहीं ना कहीं बीच में एक बार टेस्ट भी किया जाएगा लिक्विड अपोजी मोटर को फायर करके। इसी किसी पाथ के दौरान ऐसा तब भी किया गया था जब हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन को छोड़ा था। तो यहां पर लिक्विड अपोजी मोटर फायर करी जाएगी एक लंबी एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए, जिससे कि हम इस हालो ऑर्बिट में घुस जाएं। ये जो हालो ऑर्बिट है ये L1 पॉइंट के चारों तरफ होगी, वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था वो 78 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करके गया था, यहाँ तो हमें सिर्फ 15 लाख किलोमीटर जाना है। तो इसमें इसरो को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे पिक्टोरिकली फिर से इस ब्रोशर में बताया है कि अर्थ है, मून है, सन है। तो अर्थ सन सिस्टम में 5 लैग्रेंजे पॉइंट हैं, L1, L2, L5, L4 और एक L3। L3 तो हमारी रीच के बाहर है क्योंकि तो सूरज के पीछे की साइड है, तो यहाँ पे तो हम कुछ एम भी नहीं कर रहे, भूल जाते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात माने या मिस्टीरियस थ्योरीज की बात माने तो हो सकता है कि ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर कोई एक ऐसा ग्रह टिका हुआ हो जो हमें दिखता ही ना हो क्योंकि वो सदा सूरज के पीछे। बट नो कमेंट्स। ये जो पॉइंट है L4 और L5 ये 60-60 डिग्री के, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं यहां पर हमें ट्रोजन एस्टेरॉइड्स मिलते हैं क्योंकि काफी स्टेबल पॉइंट्स हैं। L2 वो पॉइंट है जहां पर हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को टिकाया हुआ है क्योंकि वो डीप स्पेस को पढ़ता है, तो इसलिए सूरज और धरती से दूर भेज दिया जिससे कि इनकी गर्मी उसके सेंसर्स को डिस्टर्ब न कर सके, क्योंकि उसके सेंसर्स को बहुत कम टेम्परेचर पे डीप स्पेस को पढ़ना होता है। हम जा रहे हैं L1 पे। क्यों भाई? अगर हम धरती के ऊपर टेलीस्कोप लगा दे, बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरी सेट कर दे और सूरज को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वो काफी चीजों को धरती तक आने ही नहीं देता है। इसलिए हम धरती पर रहकर नहीं पढ़ना चाहते। तो धरती के चारों तरफ घूम लो। धरती के चारों तरफ घूमेंगे तो कभी ना कभी तो हम धरती की ओट में चले जाएंगे, तो भी हमें सूरज पूरे टाइम नहीं दिखेगा। तो क्या करेंगे? तो हमने एक ऐसा पॉइंट चूज किया जहां से हमें सूरज और धरती 24/7 दिखते रहेंगे। वो पॉइंट होता है L1 पॉइंट। और उस पर जाने के लिए अभी अपन ने डिस्कस किया कैसे पहुंचेंगे। वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ 22 जो थ्रस्टर्स, जो 22 न्यूटन के जो थ्रस्टर्स हैं उनकी हम मदद लेंगे, ठीक है। और हम L1 पॉइंट पे पहुंचेंगे। फिर हमारे पास फ्लाइट सीक्वेंस है। तो फ्लाइट सीक्वेंस जो है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये बात जरूर से ध्यान रखना कि जो स्टेज 1 इग्निशन होती है तब सिर्फ 6 में से 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स को फायर किया जाता है। फिर 25 सेकंड बाद बचे हुए 2 को फायर किया जाता है जो बूस्टर्स हैं। बाद में जो बूस्टर्स हैं उनका सेपरेशन होता है, तो जो पहले फायर हुए वो खत्म हो जाते हैं तो उनको सेपरेट किया जाता है। फिर बाद में 2 और खत्म हो जाते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। फिर स्टेज 1 सेपरेट होती है और स्टेज 2 इग्नाइट होती है। मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे छोटे छोटे रॉकेट्स लगे हुए होते हैं जो फायर होते हैं जिससे कि स्टेजेस इजीली सेपरेट हो जाए। फिर हीट शील्ड हटा देते हैं क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर चुके हैं, तो अब हमें हीट शील्ड की जरूरत नहीं है। और उसको हटाने से हमारे पास थोड़ी सी एडवांटेज आ जाती है कि वजन थोड़ा कम हो जाता है, तो एडवांटेज आ जाती है। तो हीट शील्ड सेपरेशन हुआ। फिर PS2 का सेपरेशन होता है। बाद में स्टेज 3 का इग्निशन होता है। स्टेज 3 जो है वो सेपरेट हो जाती है जब वो खत्म हो जाती है। स्टेज 4 का इग्निशन होता है। फर्स्ट इग्निशन यानी एक बार उसका इग्निशन होगा, फिर एक बार उसको रोक दिया जाएगा। ये कैपेबिलिटी भी इसरो ने डेवलप कर ली है जहां पर हम स्टेज 4 को मल्टीपल टाइम्स स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। फिर कॉस्टिंग फेज चलेगा। फिर सेकंड टाइम हम स्टेज 4 को इग्नाइट करेंगे और फिर उसको कट ऑफ कर देंगे और सैटेलाइट सेपरेट हो जाएगी और ये चली जाएगी उस हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में। फिर वहां पे हम 22 न्यूटन के थ्रस्टर्स को फायर करके ऑर्बिट को बढ़ाएंगे 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 और फिर बाद में जब पहुंच जाएंगे हेलो ऑर्बिट के इंसर्शन वाले पॉइंट पे, तब हम फायर करेंगे लिक्विड अपोजी मोटर को और हम पहुंच जाएंगे L1 के हेलो ऑर्बिट में। यहां पे देखो सारी चीजें लिखी हुई है कि कितने हाइट पे कितनी ड्यूरेशन पे क्या होगा। अब देखो यहां पर जो है पहला इग्निशन जो दिया हुआ है वो एक इनर्शियल वेलोसिटी दी हुई है 451.9। ये इनर्शियल वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि धरती के साथ जब हम लॉन्च करते हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए, तो भैया हम धरती की जो स्पीड है वो इनर्शियल फ्रेम में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड मान लेते हैं, यानी एक हमें एडेड एडवांटेज मिल जाती है। तो ये हमें एडवांटेज हम लेते हुए लॉन्च में हम ऑलरेडी इस वेलोसिटी को लेते हैं, 0 नहीं लेते। हमारी इनिशियल वेलोसिटी हम 451.9 मीटर पर सेकंड लेके फिर हम लॉन्च में आगे बढ़ते हैं और ग्रेजुअली देखो कितने सारे जो मनूवर्स होंगे सारे। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैसिवेशन होगा क्या ना, जो फाइनल स्टेज अगर उसमें कुछ फ्यूल बच भी गया तो उस फ्यूल को वहीं आउटर स्पेस में ही हम इजेक्ट आउट कर देंगे, खाली कर देंगे, क्योंकि फ्यूल इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल और वो जो एनर्जी है वो कुछ भी प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए इसरो ने ये एक बहुत ही कहते हैं एक नया इनिशिएटिव लिया कि भाई हम हमारी जो फाइनल स्पेंड आउट स्टेज है उसको पैसिवेट कर देते हैं, उसका सारा फ्यूल खाली कर देते हैं, उसको वहां पे खाली करके छोड़ देते हैं, जिससे कि अब उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज न बचे जहां पर गलती से भी अगर कुछ गड़बड़ हो तो भाई वहां पर अगर फ्यूल है तो फ्यूल तो धमाका भी कर सकता है।
तो वी डू दैट पैसिवेशन, और पैसिवेशन में हम जो M1 और MMH है, तो ये जो फ्यूल है उन दोनों को हम खाली कर देते हैं। जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर है सब कुछ खाली कर दिया जाता है, प्रोपेलेंट को खाली कर दिया जाता है। देन पेलोड्स की बात करें तो भाई हम जो पेलोड्स आदित्य के साथ भेज रहे हैं उसके अंदर हम सूरज को विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन के तीनों स्पेक्ट्रम में पढ़ने वाले हैं एज अ स्टार। उसके अलावा हम उससे आने वाले हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी प्रोटॉन्स को, ये इन सीटू रहेगा। इन सीटू मतलब L1 पॉइंट पे कितने एनर्जी आ रही है प्रोटॉन की, कितने हाई एनर्जी प्रोटॉन्स है, कितने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो सब पढ़ेंगे। एक लंबा बूम होगा, तकरीबन आई थिंक 6 मीटर लंबा बूम है, जो अभी तो ऐसे फोल्डेड पोजीशन में जाएगा, फिर वो वहां जाकर खुल जाएगा, उसके ऊपर मैग्नेटोमीटर्स लगे हुए हैं जो पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम गुत्थी सोल्व करना चाहते हैं। और ये नाम देखिए कितने बढ़िया बढ़िया है। ये वो है जो मैग्नेटिक फील्ड को इन सीटू पढ़ने वाले हैं। ये पापा जो है ये पढ़ने वाले हैं सोलर विंड के अंदर जो पार्टिकल आते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आने वाले हैं उनको पढ़ने वाले, ये भी इन सीटू है। जो ASPEX है ये सोलर विंड के अंदर जो पार्टिकल आ रहे हैं इन सीटू पढ़ने वाले हैं, यानी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और हाई एनर्जी पार्टिकल्स को पढ़ने। तो ये 3 इन सीटू है, यानी ये तीनों रीडिंग लेंगे वहां पर L1 पॉइंट पे। बाकी ये जो 4 पेलोड हैं ये सूरज को दूर से देखेंगे। ओके तो ये सूरज को दूर से देखेंगे, हार्ड एक्सरे में, सॉफ्ट एक्सरे, मतलब वही बताया ना, विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे, इन 3 स्पेक्ट्रम के अंदर सूरज को पढ़ा जाएगा। सूरज में काफी मिस्ट्रीज हैं। देखिए पोजीशन भी बताइए कहां कहां पे। ये देखो ये मैग्नेटोमीटर जो स्टोर्ड पोजीशन में है, फिर ये जब वहां पे पहुंच जाएगा अपना आदित्य, तो इसको ये खोल दिया जाएगा और एक लंबी बूम के जैसे से यहाँ पे खुल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब सूरज को पढ़ना क्यों जरूरी है? तो सूरज को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सूरज के अंदर काफी मिस्ट्रीज है। सूरज का टेम्परेचर कोर में 27 मिलियन है, सूरज का टेम्परेचर सरफेस पे 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और सूरज का टेम्परेचर बाहर के जो कोरोना है उसका, उसमें तकरीबन 2 मिलियन है। तो इतना डिफरेंस जो है टेम्परेचर में, इसका कारण क्या है? पहली बात, सूरज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी प्रॉब्लम करता है, हमें वो पढ़ना है। सूरज के अंदर सनस्पॉट क्यों बनते हैं, सूरज के अंदर ऐसा पार्ट क्यों बन जाता है जहां पर टेम्परेचर अचानक बहुत कम हो जाता है, फिर वहां पे ब्लास्ट हो जाते हैं, फ्लेयर्स आ जाते हैं। सोलर फ्लेयर्स जो है वो इतनी सारी एनर्जी लेके आते हैं जितनी एनर्जी अगर बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब्स को भी अपन फायर करते जाए पर सेकंड, तो उससे भी ज्यादा एनर्जी लेके आते हैं। तो चल क्या रहा है सूरज के अंदर? और सूरज के अंदर एक और नई चीज है जिसे कहते हैं सोलर अबंडेंस प्रॉब्लम, जहां पर कार्बन और आयरन का जो कंटेंट है, तो जितना एक्सपेक्टेड और जितना वहां पर हमें रीडिंग से मिल रहा है वो मैच नहीं कर रहा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और सर एक और बात है सूरज के बारे में, भाई सूरज के कारण धरती पर जीवन चालू हुआ, लेकिन जब धरती पर जीवन चालू हुआ, अगर उस वक्त सूरज के इतिहास को पढ़ा जाए तो तब सूरज जो था बड़ा यंग था और बड़ा फेंट था, यानी उसमें इतनी ऊर्जा वो देता नहीं था। तो फिर धरती पर जो पानी था वो लिक्विड फॉर्म में कैसा था? अगर तब सूरज बहुत ठंडा सा था तो इसका मतलब यह कि बर्फ होनी चाहिए थी। तो खूब सारी चीजें हैं जो सूरज के बारे में हमें जाननी है। ये हमारा पहला कदम है सूरज को जानने के लिए, तभी इतने सारे जो है हम पेलोड्स को लेके जा रहे हैं। एंड फाइनली वी हैव सच ब्यूटीफुल इमेजेस जो कि आदित्य की असेंबली की है, PSLV के बनने की, PSLV की स्टेजेस की असेंबली की है। और फाइनली यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये हमारा आदित्य है जो कि 4th स्टेज पे यहाँ पर रखा जा चुका है, और ये पेलोड फेयरिंग है जो इसको आके कवर करेंगी। तो दोस्तों ये था एक क्विक ओवरव्यू जो ब्रोशर अभी इसरो ने निकाला है आदित्य मिशन का। कल मिलेंगे लॉन्च की डेट पे, विल सी, मजा आने वाला है। जय हिंद।